गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में, जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ा था और मीनिंग डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो क्या सीखा आपने? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग किसे कहते हैं, कौन बताएगा? हाँ ठीक है, ठीक है, यानी कि जब हम किसी एक परिस्थिति में कोई ज्ञान या कौशल अर्जित करते हैं और दूसरी परिस्थिति में जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं, यानी उस वक्त क्या होता है कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान और कौशल दूसरी परिस्थिति में उसका स्थानांतरण हो जाता है। ठीक है, और ये भी बताया था कि स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र जो है वो एक्चुअली है क्या? जनरलाइजेशन है। क्लियर है सबको? ठीक, जनरलाइजेशन है। क्या बताया था कि जब एक परिस्थिति में कुछ हम सीखते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज, कोई स्किल, कोई ट्रेनिंग, है ना, तो वो जब दूसरी परिस्थिति में सहायता प्रदान करता है तो ये अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। क्लियर है सबको? यहाँ तक तो सबको पता था, डेफिनेशंस भी बता दिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स। जो टाइप्स थे उसके बेसिकली 3 टाइप्स हमें देखने को मिलता है। पहला टाइप क्या है? पॉजिटिव ट्रांसफर, धनात्मक स्थानांतरण। दूसरा क्या है? ऋणात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर। और जीरो ट्रांसफर, शून्य स्थानांतरण। ठीक, साथ में हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर भी होता है और वर्टिकल ट्रांसफर भी होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज स्थानांतरण और लंबात्मक स्थानांतरण। इसके साथ हमने देखा 2 और प्रकार देखे हमने, कौन कौन से? यूनिलैटरल ट्रांसफर और बाइलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर में हमने क्या पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में हमने क्या देखा था? बिल्कुल सिंपल, जैसे सामान्य जो परिभाषा हमने पढ़ी थी कि जो धनात्मक स्थानांतरण है उसमें क्या होता है कि जब कोई ज्ञान या कौशल, कोई इन्फॉर्मेशन जब हम एक परिस्थिति में अर्जित करते हैं तो जब वो दूसरी परिस्थिति में आपको सीखने में सहायता प्रदान करे। सीखने में सहायता प्रदान करे का क्या मतलब है कि जो कुछ भी आपने पीछे सीखा है तो वो आगे के सीखने को प्रमोट कर रहा हो, तो यह क्या कहलाता है? पॉजिटिव ट्रांसफर कहलाता है। क्लियर है सबको? ठीक है, नेगेटिव ट्रांसफर में आते हैं। नेगेटिव ट्रांसफर क्या कहलाएगा? बिल्कुल अपोजिट, कि जब किसी कंटेंट को आपने पढ़ा या सीखा या कोई प्रशिक्षण आपने लिया था और वो प्रशिक्षण आगे अभी जो आप वर्तमान परिस्थिति में जो प्रशिक्षण कर रहे हैं उस प्रशिक्षण में अगर वह बाधा उत्पन्न करे। कौन? पीछे सीखा हुआ ज्ञान, कौशल, प्रशिक्षण जब आगे सीखने वाली परिस्थिति में बाधा उत्पन्न करे तो इसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? अधिगम का ऋणात्मक स्थानांतरण होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर किसी की मातृभाषा बांग्ला है, ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट को हिंदी सीखने में, हिंदी व्याकरण सीखने में, हिंदी वर्णमाला सीखने में क्या होती है? असुविधा होती है। तो यह क्या कहलाएगा? निगेटिव ट्रांसफर कहलाएगा। तीसरे टाइप में हम आ जाते हैं जीरो ट्रांसफर। ठीक है, जीरो ट्रांसफर का मतलब कि जब पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान, कौशल ना तो आगे की परिस्थिति में सहायता उत्पन्न कर रहा हो और ना ही आगे की स्थिति में बाधा उत्पन्न कर रहा हो। दोनों में ना, मतलब अभी वर्तमान परिस्थिति में जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उसमें पीछे सीखा हुआ ज्ञान, कौशल और प्रशिक्षण ना तो बाधा उत्पन्न करे और ना ही सहायता उत्पन्न करे, तो ये क्या कहलाएगा? जीरो ट्रांसफर, यानी कि शून्य स्थानांतरण कहलाएगा अधिगम का। क्लियर है? चौथे टाइप पे आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, क्षैतिज स्थानांतरण। किसे कहेंगे बताओ? क्षैतिज स्थानांतरण जब किसी एक ही कक्षा में यानी एक ही स्तर में जब कोई बालक किसी विषय को सीखता है और वह जो विषय उसने सीखा है वह विषय उसी कक्षा में, उसी स्तर पे दूसरे विषय को सहायता प्रदान करे, ठीक है, प्रमोट करे, तो यह क्या कहलाएगा? क्षैतिज स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे मान लो कि क्लास 10 में जो गणित का कॉन्सेप्ट, हमने मैथ का कॉन्सेप्ट सीखा है, वह कॉन्सेप्ट अगर फिजिक्स में या अदर कैलकुलेशन में हेल्प कर रहा है तो यह एग्जाम्पल होगा हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर का। क्लियर है?
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम वर्टिकल ट्रांसफर पे। वर्टिकल ट्रांसफर क्या होगा, बिल्कुल जैसे हॉरिजॉन्टल देखा है एक स्तर पे, तो वर्टिकल क्या होगा अब अगली कक्षा में। जैसे कक्षा 9 का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कक्षा 9 में हमने अगर कोई कॉन्सेप्ट सीखा है मैथ्स का या फिजिक्स का, वह कॉन्सेप्ट हमें कक्षा 10 में, है ना, उस कॉन्सेप्ट को सीखने में सहायता उत्पन्न कर रहा है, तो यह उदाहरण हो जाएगा वर्टिकल ट्रांसफर का, यानी कि लंबात्मक ट्रांसफर का। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? यानी हमने पॉजिटिव ट्रांसफर पढ़ लिया, हमने नेगेटिव पढ़ लिया, हमने जीरो देख लिया, हमने हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग देखा और हमने वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग देखा। सबके एग्जाम्पल भी हमने देख लिए। किसी को कोई डाउट नहीं? आगे जो हमारा नेक्स्ट है वह क्या है, हाँ, यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब होता है कि जब शरीर के किसी एक अंग से कोई चीज़ हम सीखते हैं, ठीक है, और उस सीखे हुए प्रशिक्षण का स्थानांतरण हो जाए अगर शरीर के दूसरे अंग के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि हम लाइफ टाइम राइट हैंड से हम क्या करते हैं, राइट हैंड को प्रशिक्षित करते हैं। तो जैसे हम किसी एक काम के लिए से लिखने के लिए प्रशिक्षित किए, तो जो स्थिरता हाथों में, जो परफेक्शन राइट हैंड में आई थी, तो लिखने में जितना परफेक्शन आएगा, तो उसी हाथ से हम अगर दूसरे काम को भी करें तो उसका भी, हाँ बिल्कुल, हाँ, उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। क्या मतलब यह हुआ कि अगर हम किसी एक काम को एक हाथ से करना सीख रहे हैं तो उस स्टेबिलिटी का इफेक्ट दूसरे काम पे भी दिखाई दे। यानी प्रशिक्षण हमने लिखने का किया था, जैसे बचपन में क्या होता है, हम शूलेस नहीं बांध सकते हैं, या बच्चे को देखेंगे ग्रेस्पिंग कैपेसिटी नहीं है चीज़ों को पकड़ने का, तो जैसे जैसे वो परफेक्टनेस आता है, जैसे बच्चे को आपने चम्मच से खाते देखा होगा, क्या होता है जब वो चम्मच से खाना खाता है तो एक तो वो उठा नहीं पाता है सही से, उठा भी लिया तो मुंह तक ले जाने तक वो गिर जाता है, ठीक है। अब जैसे जैसे बार बार के अभ्यास से चम्मच से उठाने की प्रैक्टिस उसकी बढ़ेगी, तो वैसे ही वही परफेक्शन उसके दूसरे कामों में भी दिखाई देगा। यानी कि यहाँ जो प्रशिक्षण हो रहा था उसके राइट हैंड का, तो दूसरे काम में भी वो प्रशिक्षण सहायता प्रदान कर रहा था, यानी कि दूसरे काम में भी उतना ही परफेक्शन या स्थायित्व आ रही थी उस काम को करने में, ठीक है। तो यह उदाहरण होगा यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? गुड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बहुत आसान है। अभी हमने क्या कहा कि एक ही हाथ में प्रशिक्षण का प्रभाव, लेकिन दूसरे काम पे देख रहे थे। अभी क्या देख रहे हैं कि अगर हमने राइट हैंड की प्रैक्टिस कराई है, उसको प्रशिक्षित किया है, तो ऑटोमेटिकली वो उस प्रशिक्षण का प्रभाव हम लेफ्ट हैंड में पाते हैं, ठीक है। तो यह उदाहरण क्या हो जाएगा, बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है सबको? जैसे एक एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं, मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंट, है ना। क्या होता है मिरर ड्राइंग एक्सपेरिमेंट में, एक एपरेटस होता है, ठीक है, सूटकेस के जैसा एपरेटस है, जैसे लैपटॉप है अभी जिसमें अभी क्लास ले रही हूँ मैं, तो जैसे लैपटॉप खुला है बिल्कुल वैसे ही वो बॉक्स खुल जाता है। उस बॉक्स में क्या होता है, एक ना जिगजैग पाथ बना हुआ है नीचे बेस में, हाँ जिगजैग पाथ बना हुआ है, ठीक। उसके इस वाले फ्लैप पे मिरर लगा हुआ है, जिसमें हमें उस पाथ को देखना है, हमें उस पाथ को डायरेक्टली नहीं देखना है, और वो आप ना देखें इसके लिए बीच में एक फ्लैप भी लगा हुआ है, ठीक है, जो आपको डायरेक्टली उस पाथ को देखने से रोकेगा। अभी क्या है, इसमें एक स्टाइलस यानी पेन लगा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर लेंगे हम अपने ऑपरेटर्स को, स्टाइलस ऑन हो जाएगा। यहाँ पे एक लाइट भी लगी हुई है इसमें, और एक मीटर भी लगा है जिसमें कि एरर काउंट होता है। एरर का मतलब ये होता है कि जब हम स्टाइलस को उस पाथ में मूव कराते हैं तो क्या होता है कि अगर स्टाइलस दोनों साइड के वॉल में कहीं भी टच होगा तो इसे एरर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। यानी उस स्टाइलस को उस पाथ में इतने परफेक्टली घुमाना है स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट पे कि कहीं भी एरर ना हो, यानी कि वॉल पे टच ना हो, ठीक है। ये तो एपरेटस था। अगर एरर होता है तो वो मीटर उतनी बार हर टच पे वो मीटर आगे बढ़ेगा और लाइट भी ब्लिंक होएगी। बगल में इसमें हम क्या करेंगे, एक स्टॉप वॉच रख लेंगे, क्योंकि लगने वाला समय भी हमें चेक करना है, और हाँ लगने वाला समय भी और एरर भी हमें चेक करना है, ठीक है, बिल्कुल। तो इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करेंगे, ये एग्जाम्पल है आपके बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के। अभी आप ऑफलाइन क्लासेस में होते तो आपको ये एपरेटस भी दिखाते और ये एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाते। चलिए कोई बात नहीं, जब भी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको ये दिखा दिया जाएगा। तो क्या करेंगे हम कि लेफ्ट हैंड से पहले हम स्टाइलस को 5 टाइम मूव कराएंगे स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट, ठीक है, और जितना एरर हुआ है उसको नोट डाउन कर लेंगे,
हाँ, और जितना टाइम लगा है उसको भी नोट डाउन कर लेंगे एक तरफ। फिर हम क्या करेंगे, 5 टाइम राइट हैंड से इस काम को करेंगे। ठीक है, मिरर में देखते हुए पाथ में हम स्टाइलस को स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक लेकर जाएंगे। क्लियर है? वहां पे भी लगने वाला समय और हाँ, लगने वाला समय और एरर को काउंट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, अगेन हम लेफ्ट हैंड से इस काम को करेंगे और वही दोनों डाटा नोट कर लेंगे। क्या? टाइम और एरर को नोट करेंगे। अभी हम डिफरेंस करके देखेंगे कि पहली परिस्थिति में जितना एरर हुआ था और जो जितना वक्त लगा था दूसरी परिस्थिति में, यानी दूसरे टाइम पे जब हमने लेफ्ट हैंड से 5 टाइम अटेम्प्ट लिया उसमें क्या हुआ। तो उसमें हम इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम ये पाते हैं कि समय लगने वाले समय में भी कमी आई और होने वाले एरर में भी कमी आई। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा कि जब हमने लेफ्ट हैंड से किया गलतियां हुई, समय भी ज्यादा लगा। राइट हैंड से हमने प्रशिक्षण किया, ऑब्वियसली लाइफ टाइम हम सारे काम अपने राइट हैंड से करते हैं जो राइट हैंडर है, तो क्या होता है उस काम में परफेक्शन है और एक अभ्यास अनुभव और जुड़ गया उसमें। तो ये अनुभव जो है वो हेल्प करेगा नेक्स्ट जो हम लेफ्ट हैंड से करेंगे, यानी कि जो अधिगम हुआ उसका स्थानांतरण होकर के लेफ्ट हैंड में वो परफेक्टनेस आ जाएगी। यानी कि ये डिफरेंस हमने नोटिस कर लिया। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? हमने टाइप कंप्लीट कर लिया, टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने कितने टाइप के ट्रांसफर देखे। पहला ट्रांसफर हमने देखा पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यूनिलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और बाइलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सभी को समझ में आ गया है? किसी को कुछ पूछना है? कोई दिक्कत है? नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो किस किस एरिया में होता है, मतलब स्कोप क्या है, क्षेत्र क्या है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का। ठीक है, तो हम चूंकि एजुकेशन फील्ड की बात कर रहे हैं तो हम वैसे तो बहुत सारे एरियाज हैं, लेकिन एजुकेशनल फील्ड में हम पाते हैं कि 5 एरियाज हैं जहाँ पे इसका इम्पैक्ट हमें दिखाई देता है। ठीक है, 5 एरियाज हैं। पहला क्या है? ट्रांसफर फ्रॉम नॉलेज टू नॉलेज, यानी कि ट्रांसफर जो होगा एक नॉलेज का दूसरे नॉलेज में स्थानांतरण देखा गया है, एक क्षेत्र। ठीक है, दूसरा क्षेत्र वहीं पर दिखाई देता है कि नॉलेज टू स्किल। अगर हमने बेसिक सैद्धांतिक कोई ज्ञान प्राप्त कर लिया है, नॉलेज प्राप्त कर लिया है, तो उससे संबंधित जब हम कुछ प्रशिक्षण लेंगे, स्किल डेवलप करना चाहेंगे, तो यहाँ भी स्थानांतरण होता देखा गया है। ठीक है, थर्ड में आ जाते हैं कि नॉलेज टू बिहेवियर। नॉलेज टू बिहेवियर की हमने अगर नॉलेज गेन किया है तो क्या हो रहा है कि व्यवहार में भी उसका स्थानांतरण होता दिखाई देता है। 3 एरिया देख लिया हमने। चौथे एरिया में हम एटीट्यूड से एटीट्यूड में भी स्थानांतरण पाते हैं अधिगम का। ठीक है, और 5वां जो एरिया है वह है एटीट्यूड से फिर क्या होगा, बिहेवियर में चेंज होगा, यानी कि एटीट्यूड डेवलप हुआ, नॉलेज थी, एटीट्यूड में परिवर्तन हुआ, फिर हम क्या देखते हैं कि उसका इफेक्ट हमारे बिहेवियर पे हुआ। तो एक एरिया ये है। तो कुल मिला के हमारे पास 5 एरियाज है जहाँ पे अधिगम का स्थानांतरण दिखाई देता है। कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है, एक बार रिपीट कीजिए। हाँ बिल्कुल, ट्रांसफर फ्रॉम नॉलेज टू नॉलेज, ट्रांसफर फ्रॉम नॉलेज टू स्किल, ट्रांसफर फ्रॉम नॉलेज टू बिहेवियर, ट्रांसफर फ्रॉम एटीट्यूड टू एटीट्यूड एंड ट्रांसफर फ्रॉम एटीट्यूड टू बिहेवियर। वेरी गुड, सबको याद हो गया? क्लियर है? समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में सबसे पहले हम जो थ्योरीज पढ़ेंगे, मतलब वो सिद्धांत जिस पर आधारित है स्थानांतरण। ठीक है, ये स्थानांतरण अधिगम का जो होता है उसके कौन कौन से सिद्धांत है, कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल हैं। ठीक, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस पे काम किया। ठीक है, पीछे जैसे आपने थ्योरीज पढ़े थे लर्निंग की थ्योरीज, कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ी थी? ठीक है, कौन कौन से पढ़ी थी? थॉर्नडाइक का पढ़ा हमने, पैवलव को पढ़ लिया हमने, स्किनर को पढ़ लिया हमने, गेस्टाल्ट थ्योरी पढ़ी हमने। तो ये चारों सिद्धांत हमने पढ़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने देखा कि उन सिद्धांतों में हमने क्या सीखा कि अधिगम कैसे होता है, कौन सी विधियां हैं अधिगम के लिए। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कि वो जो अधिगम है उसका स्थानांतरण एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में वो किस तरीके से सहायता प्रदान करता है ना, इसको देखेंगे सिद्धांतों के अंतर्गत। क्लियर है? आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक। थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में जो सबसे पहली थ्योरी आती है वह है मानसिक सिद्धांतों का, मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ मेंटल फैकल्टीज। ठीक,
चलिए बताइए कौन कौन सी मानसिक शक्तियां होती हैं, पहले भी बताया है। हाँ ठीक है, अवलोकन है, स्मृति है, कल्पना है, तर्क है, चिंतन है, मनन है, ये सारी क्या है हमारी मानसिक शक्तियां हैं। तो अब इस सिद्धांत के अंतर्गत कि जो सीखने का स्थानांतरण होता है वो विषय वस्तु का नहीं, मतलब कंटेंट का नहीं हो रहा है, इसमें क्या होता है मानसिक शक्तियों का स्थानांतरण होता है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए कि अगर मैथ्स के टीचिंग में जो बच्चे हैं उनमें तार्किक शक्ति का विकास हो रहा है, तो इन तार्किक शक्ति का विकास उनके अदर सब्जेक्ट में भी हेल्प करेगी। क्लियर है? मतलब कि मानसिक शक्तियों का स्थानांतरण होगा। गणित को पढ़ने में अगर हमारा लॉजिकल थिंकिंग बढ़ रहा है, या कोई ऐसे सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं जिसमें हमारे ऑब्जर्वेशन, जैसे साइंस में क्या होता है हमारा ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होता है, तो जैसे ऑब्जर्वेशन स्किल यहाँ डेवलप हुआ, तो ये डेवलप हुआ स्किल जो है हमारे दूसरी परिस्थिति में भी हमारे अदर, मतलब ऑब्जर्वेशन का स्किल इन्हांस हुआ, तो ये जो इन्हांसमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्किल है वो दूसरी परिस्थिति में भी आपका हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो ये था हाँ मानसिक शक्तियों का सिद्धांत कि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में मानसिक शक्तियों का स्थानांतरण होगा। ठीक है, बाद में इसका खंडन आलोचनाएं भी बहुत हुई, जैसे विलियम जेम्स ने 1890 में इस पे एक्सपेरिमेंट करके इसके थोड़े से आलोचना की। फिर थॉर्नडाइक ने भी 1924 में इस सिद्धांत की आलोचना की। फिर वेजमैन ने भी 1945 में इसकी आलोचना की। बहुत सारी आलोचना हुई। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सिद्धांत आया वह है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, एज द नेम इंडिकेट आइडेंटिकल एलिमेंट। ठीक है, थॉर्नडाइक को जनक माना जाता है थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट सिद्धांत के लिए, लेकिन इसमें आइडेंटिकल एलिमेंट बाद में इसको वुडवर्थ ने भी इस सिद्धांत पे अपना कुछ एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उन्होंने आइडेंटिकल एलिमेंट के जगह पे कंपोनेंट का नाम दिया। ठीक है, कंपोनेंट, तो इसको थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे वुडवर्थ ने किया ये। आइडेंटिकल एलिमेंट में हमेशा थॉर्नडाइक का ही नाम आएगा और आइडेंटिकल कंपोनेंट में वुडवर्थ का नाम आएगा। क्लियर है? अभी क्या कहा कि अगर किसी एक परिस्थिति में, ठीक है, जो जैसे एलिमेंट अगर सेम हो, जैसे इस परिस्थिति में हम जो सीख रहे हैं और अगली परिस्थिति में बहुत सारी चीजें अगर सेम हो, आइडेंटिकल हो, एक जैसी हो, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली स्थानांतरण हो जाएगा। मतलब यहाँ जो कुछ हमने सीखा था उसका स्थानांतरण वहां हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू आइडेंटिकल एलिमेंट या ड्यू टू आइडेंटिकल कंपोनेंट। हाँ, फिर से सुनिए, इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक परिस्थिति में अधिगम या प्रशिक्षण का स्थानांतरण उसी सीमा तक हो सकता है जब तक दोनों परिस्थिति में समान या समरूप तत्वों की उपस्थिति हो। समान और समरूप तत्वों की उपस्थिति हो। जो हमने पीछे की परिस्थिति में जो कुछ सीखा था उसके तत्व और एलिमेंट अगर सीखे जाने वाले परिस्थिति के बराबर हो, तो जो हमने पीछे सीखा था वो क्या करेंगे कि इसमें सहायता प्रदान करेंगे। यानी कि इस प्रकार का सीखने का संबंध जो होगा, जैसे मान लो कोई अनुभव हमने यहाँ प्राप्त किया है किसी विषय सामग्री से, या कोई कौशल हमने इस परिस्थिति में अर्जित किया है, या कोई अभिवृत्ति हमारी डेवलप हुई है, या कोई सीखने की विधि है, आदतें हैं, रुचियां हैं, अगर उसकी सिमिलैरिटी दूसरी परिस्थिति में भी हो तो उसका स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है? हाँ, जब आइडेंटिकल होगा एलिमेंट तो संभावना बढ़ जाएगी स्थानांतरण की। बिल्कुल क्लियर है। किसका सिद्धांत था? थॉर्नडाइक का सिद्धांत था। अगला सिद्धांत आता है हमारा सामान्यीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन आपको बहुत अच्छे से क्लास में बताया था, है ना? जनरलाइजेशन का क्या मतलब होता है? ठीक है, बिल्कुल सही। जनरलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि इस सिद्धांत में, चलो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो जनरलाइजेशन का सिद्धांत है उसका श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स जुड को जाता है। चार्ल्स जुड ने ये सिद्धांत दिया है, जनरलाइजेशन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, जनरलाइजेशन का मतलब बिल्कुल क्लियर है आपको, बिल्कुल सही। ठीक है, जनरलाइजेशन मतलब इस तरह से जो सामान्यीकरण होता है, सामान्यीकरण का स्थानांतरण होता है।
यानी कि पहले की परिस्थिति में जो कुछ भी आपने अर्जित किया हुआ है, सिद्धांत या नियम, जो भी ज्ञान या कौशल मतलब स्किल, जो कुछ भी आपने अर्जित किया है, तो क्या होगा, जो अगला कार्य आप कर रहे हैं उसमें वो सहायता प्रदान करेगा। तो जुड ने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि कुछ 5 और 6 क्लास के बच्चे लिए उन्होंने, और उन बच्चों को 2 समूहों में बांट दिया। पहला समूह उन्होंने प्रयोगात्मक समूह लिया और दूसरा समूह उन्होंने नियंत्रित समूह लिया। जो प्रयोगात्मक समूह था उस समूह को उन्होंने आवर्तन के नियम सिखाए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सिखाए, और दूसरे को नहीं बताया। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज एक को दी और एक को नहीं दिया। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या करा कि एक टब लिया, एक कुछ वाटर पॉन्ड टाइप का एक सीन क्रिएट किया, उसमें थोड़े से पानी के नीचे एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, 12 इंच नीचे, कुछ इंच नीचे उसमें ऑब्जेक्ट डाल दिया और उनको निशाना लगाने के लिए कहा। तो पहली परिस्थिति में उन्होंने ये देखा कि जो दोनों समूह थे, चाहे जिन्हें सैद्धांतिक ज्ञान दिया गया था या नहीं दिया गया था, तो उन दोनों समूहों में से बहुत ज़्यादा परफेक्शन किसी में नहीं आया। फिर क्या किया उन्होंने, प्रशिक्षण की स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन किया। इस बार पानी में और नीचे गहराई में लेके गए, और एक बार जो हमारा प्रयोगात्मक समूह था उसको निशाना लगाने का प्रशिक्षण दे दिया। ठीक है, और पानी में और भी गहराई से उस वस्तु को रख दिया। तो जब निशाना लगाने के लिए कहा तो क्या हुआ, निशाना लगाने में जो प्रयोगात्मक समूह था, जो सैद्धांतिक ज्ञान भी जिसको मिल गया था और जिसने एक अभ्यास भी कर लिया था, तो ऑब्वियसली क्या हुआ कि उसका जो परफेक्शन था वो बेहतर हुआ, जबकि जो नियंत्रित समूह था उसका प्रशिक्षण बेहतर नहीं हुआ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक परिस्थिति में जब हमने सीखा, यानी कि 12 इंच में, 4 इंच में और गहराई में जब गया, तो जो अभ्यास उसने किया उस अभ्यास का से जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, मतलब उस परिस्थिति में ऐसे किया था तो इस परिस्थिति में भी हम ऐसा ही करेंगे, तो उस सीखे हुई चीज का स्थानांतरण हो गया और उस काम को वो और परफेक्टली कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके सैद्धांतिक ज्ञान का भी पता था और अनुभव भी उसे हो गया था। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है हमारा थ्योरी ऑफ जी एंड एस फैक्टर। जी और एस फैक्टर, इसका श्रेय जाता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक जो थे मनोवैज्ञानिक, वो स्पीयरमैन थे। नेक्स्ट अगले चैप्टर में आप जब इंटेलिजेंस की थ्योरीज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने ही दिया है। वहीं पे उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है उसके 2 कारक होते हैं, जी और एस। बिल्कुल उसी जी और एस को यहाँ पे उन्होंने यूज किया कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ एक जी फैक्टर होता है और कुछ एस फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो जो ये सामान्य फैक्टर होते हैं उससे वो सामान्य कार्यों को करता है, और जो विशिष्ट फैक्टर होते हैं उससे वो बहुत सारे विशिष्ट कार्यों को करना सीखता है या बहुत सारे विशिष्ट कार्य करता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने जो कंक्लूजन दिया उसमें कहा कि सामान्य कारक का तो स्थानांतरण होता है लेकिन विशिष्ट कारक का स्थानांतरण नहीं होता है। क्लियर? ठीक है, चलिए, जिसमें जी कारक जितना ज्यादा होगा तो बहुत सारे कार्यों को बहुत ही परफेक्टली कर सकता है। ठीक, अब है गेस्टाल्ट थ्योरी, पूर्णाकार सिद्धांत। पूर्णाकार सिद्धांत ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है, इसका श्रेय भी गेस्टाल्ट को जाता है ना, जिसमें किसका नाम ज्यादा आप सुनते हैं? अभी पीछे आपने थ्योरीज पढ़ी थी, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, उसमें क्या पढ़ा था? गेस्टाल्ट थ्योरी में बिल्कुल सही, सूझ का सिद्धांत, जिसमें कोहलर, कोफा और वर्दीमर का नाम आता है। सूझ का किस अधिगम के लिए किस चीज को रिस्पॉन्सिबल बताया? सूझ को बताया, इनसाइट को बताया। ठीक है, तो अब यहाँ उसी सूझ और इनसाइट का क्या कह रहे हैं, स्थानांतरण हो रहा है दूसरी परिस्थिति में। अगर किसी काम को करने में आपने सूझ का इस्तेमाल किया है, ठीक है, तो धीरे धीरे आपका इनसाइट और भी डेवलप होता जाएगा और हर परिस्थिति में उसका स्थानांतरण होगा। तो जितनी परफेक्टली सूझ के कारण आप इनसाइट के कारण एक काम को करेंगे, तो दूसरी परिस्थिति में भी आप उसका प्रभाव पाएंगे और इनसाइटफुली उस काम को करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल वैल्यूज। इस सिद्धांत को W.C. वागले ने दिया था।
वागले के अनुसार क्या था, स्थानांतरण के जो बेस होते हैं उसमें आदर्श जो आइडियल्स होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं वो होते हैं, ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार। तो जो ये आदर्श और वैल्यूज होते हैं उसका स्थानांतरण दूसरी परिस्थिति में भी होता है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है, उसको अगर नीटनेस की हैबिट हो गई है, किसी काम को वो स्वच्छता पूर्वक करता है, नीटली करता है, ठीक है, तो नीटनेस वाली जो उसका जो टेम्परामेंट है उसके वो हर परिस्थिति में दिखाई देगा, ठीक है, यानी कि वो अपने घर में भी चीज़ों को सलीके से सिस्टमेटिक वे में रखेगा जितना नीटली वो बाकी कामों को करेगा, ठीक। तो जैसे मान लो कि ऑनेस्टी का अगर डेवलप हो जाए, तो ऑनेस्टी का मतलब हमने उसे सिखाया, उसके अंदर मूल्यों का विकास किया कि ईमानदारी जो है वो आपका बेसिक जो है आइडल्स है, हाँ, वो आप सिखाते हैं। जैसे आपने मोरल एजुकेशन वगैरह पढ़ाते हैं स्कूल में बच्चों को, वैल्यू एजुकेशन है ना, उसमें हम सिखाते हैं रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर। तो भविष्य में क्या होता है, हैबिट फॉर्म होता है, वो रिस्पेक्ट करना सीख जाता है। उसी तरीके से हम ऑनेस्टी के बारे में सिखाते हैं, ठीक है, ऑनेस्टी अगर सिखाते हैं तो हम कहते हैं दूसरे की चीज़ नहीं लेनी चाहिए, दूसरे का पैसा नहीं लेना चाहिए। तो ऑनेस्टी का मतलब सिर्फ दूसरे का पैसा नहीं उठाना नहीं होता है, ऑनेस्टी उसके अदर फील्ड में भी दिखाई देगी, लाइक कि आप अपने पढ़ाई के लिए कितने ऑनेस्ट हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। और लास्ट थ्योरी है हमारी थ्योरी ऑफ लर्निंग टू लर्न, थ्योरी ऑफ लर्निंग टू लर्न। इसमें क्या है कि किस तरीके से लर्न किया जाता है ये सिखाना, ठीक है, तो और उसका स्थानांतरण मतलब सीखना सिखाने का स्थानांतरण। जैसे कुछ अभ्यासों से हम किसी बच्चे में लर्निंग कैपेसिटी को इन्हांस करते हैं, याद करने की रिमेम्बरिंग कैपेसिटी को इन्हांस करेंगे, तो हाँ, रिटेन करना एक्चुअली समझिए इसे, कि अगर हम किसी बच्चे के रिटेंशन एबिलिटी को बढ़ा दें तो क्या होगा कि एक परिस्थिति में जो रिटेंशन, जैसे कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं और कितनी जल्दी भूल जाते हैं, है ना, आप लोग भी भूल जाते हैं पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट, आज इस क्लास में पढ़ा, अगली क्लास में पूछो तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपनी रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, मेमोरी का है ना कंपोनेंट है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो और भी मजबूत हो जाएगा, वो और भी कॉन्स्टेंटली मतलब वो इफेक्टिव रहेगा। तो क्या होगा कि आपकी रिटेंशन पावर जो है वो बढ़ती जाएगी, तो वो उसका प्रभाव, उस रिटेंशन का प्रभाव आपको दूसरे क्षेत्र में भी दिखाई देगा, दूसरे सब्जेक्ट में भी आप उस चीज़ को रिटेन कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि किस तरीके से हम रिटेंशन पावर को बढ़ा सकते हैं, यानी कि सीखना सिखाया जाता है बच्चों के कि आप कैसे सीख सकते हैं, उसको रोके रख सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक बार उसकी आदत पड़ गई तो क्या होगा, धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य विषयों में भी वो सहायता प्रदान करेगा। क्लियर है?